हेलो फ्रेंड्स, एनटीटी के 7वें चैप्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने छठा चैप्टर खत्म किया था, उसके बाद 7वें पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पत्तियां दी गई हैं, जैसे प्रोजेक्ट पत्ती, मेरिया मांटेसरी पत्ती, डाल्टन पत्ती। जो भी हम आगे आएंगे उन सभी की आज चर्चा करेंगे। तो देखो, पहली पहली जो है हमारी, वो है प्रोजेक्ट पत्ती। प्रोजेक्ट पत्ती क्या है कि पुस्तक पत्ती का खुला विरोध करती है। पुस्तक पद्धति का खुला विद्रोह करती है, यानी कि उसका विरोध करती है। विरोध क्यों करती है? क्योंकि पुस्तक से केवल हमें शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसके अंदर हम उस चीज को प्रयोग में लाके देखते हैं, उससे अतिरिक्त ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो आपको ये याद रखना है कि पुस्तक पद्धति का विरोध कौन सी विधि करती है? तो प्रोजेक्ट पद्धति करती है। फिर है इसके बाद मेरिया मांटेसरी। मेरिया मांटेसरी पद्धति। अब इसके अंदर क्या है? जो मेरिया मांटेसरी पद्धति है, ये भी किंडरगार्टन पद्धति के समान है। यानी किंडरगार्टन जो पद्धति थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि बच्चे को पौधे के रूप में और शिक्षक को माली के रूप में समझा गया, और स्कूल को एक बाग या उद्यान के रूप में समझा गया। इसी तरह मेरिया मांटेसरी जो पद्धति है उसके अंदर भी जो मिस मेरिया मांटेसरी थी, उन्होंने शिक्षक को जो है वो माली से तुलना की है, शिक्षक की, और बच्चों की पौधों से। इन्होंने बताया कि जो शिक्षक है वो माली की तरह बच्चों की देखभाल करता है और उनका प्राकृतिक विकास करता है। अब ये मेरिया मांटेसरी थी, ये क्या कहाँ से थी? इटली से थी। आगे देखो, मेरिया मांटेसरी, इसके सामान्य परिचय की हम बात करें तो ये इटली से थी, और ये इटली की क्या थी? पहली महिला डॉक्टर थी। यानी कि इटली की जो पहली महिला डॉक्टर थी वो थी मेरिया मांटेसरी, और ये कहाँ से थी? इटली से थी। और 1870 में इनका जन्म हुआ। इटली के अंदर 1870 में इनका जन्म हुआ। पहले जो इनका सपना था वो था अभिनेत्री बनने का, यानी कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी ये। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अनुभव किया कि जो मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे हैं या फिर जो मानसिक रूप से बीमार बच्चे हैं, उनको क्या है? शिक्षा की आवश्यकता है। तो इन्होंने अपनी अभिनेत्री का सपना छोड़कर डॉक्टर का सपना जिया, और उस सपने को पूरा किया, और इटली की पहली महिला डॉक्टर बनी। और मॉन्टेसरी पद्धति निकाली इन्होंने, जिसके अंदर बताया कि जो शिक्षक है वो माली के समान है, और बच्चे जो हैं वो पौधे के समान है। यानी क्वेश्चन ऐसे आए, किंडरगार्टन पत्ती के समान कौन सी पत्ती है? तो मेरिया मांटेसरी पत्ती है। ठीक है। इससे अगली हमारी जो पत्ती है वो है बेसिक शिक्षा पत्ती। बेसिक शिक्षा पत्ती, यानी हम शॉर्ट टाइप में पढ़ेंगे, ज्यादा डिफरेंस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो नजदीक आ रहा है। तो बेसिक शिक्षा पत्ती के अंदर किसने बताया? गांधी जी तो थे, उन्होंने इस पत्ती का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। गांधी जी को तो सभी जानते ही होंगे, बापू कहते हैं जिसे देश का। हाँ, तो गांधी जी ने इस पत्ती का क्या किया? प्रतिपादन किया। और इस पत्ती के अंदर उन्होंने क्या किया? जो अपने पौराणिक विचार थे, यानी पाश्चात्य पाश्चात्य जो शिक्षा थी उससे क्या थे? ये प्रभावित थे। फिर इन्होंने दो किताबें पढ़ी, जिससे क्या हुआ? इन्हें एहसास हुआ कि इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी रस्किन, और एक टॉल्स्टॉय। एक रस्किन और दूसरी टॉल्स्टॉय। अब जो रस्किन पुस्तक थी उसमें क्या किया इन्होंने? श्रम पर बल दिया। श्रम यानी कि परिश्रम पर
बल दिया। और जो दूसरी थी, इन्होंने शिक्षा में प्रेम का महत्व बताया। शिक्षा में प्रेम का महत्व, यानी शिक्षा जो है उसमें प्रेम का बहुत ही महत्व है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इंपॉर्टेंट, और तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक शिक्षा पद्धति में, लेकिन ऐसे पूछेंगे कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तक पढ़कर श्रम पर बल दिया, या फिर कौन सी पुस्तक पढ़कर शिक्षा में प्रेम का महत्व बताया। ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि रस्किन में किस चीज का वर्णन है, तो श्रम पर बल का, और टॉल्स्टॉय में शिक्षा में प्रेम का महत्व बताया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। गांधी जी ने बताया कि रस्किन पुस्तक को पढ़कर इन्होंने अनुभव किया और श्रम पर क्या दिया, बल दिया। टॉल्स्टॉय नामक पुस्तक पढ़कर इन्होंने शिक्षा में प्रेम का महत्व बताया। फिर अगली जो हमारी पद्धति है वो है डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति के अंदर क्या है, देखो, ये जो एक यांत्रिक व्यवस्था बताई गई, डाल्टन पद्धति। यांत्रिक व्यवस्था, अब देखो, रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बार्ट है, फ्रोबेल है, मेरिया मॉन्टेसरी है, इन सभी ने क्या किया कि शिक्षक प्रधान शिक्षा का विरोध किया और बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। बाल केंद्रित शिक्षा। अब शिक्षक प्रधान शिक्षा क्या होती है, दो चीजें आई हैं, एक तो शिक्षक प्रधान शिक्षा और दूसरी बाल केंद्रित शिक्षा। इन दोनों में क्या अंतर है, जो शिक्षक प्रधान शिक्षा होती है ना, उसमें तो सिर्फ शिक्षक को प्रधान माना जाता है, यानी बच्चों की भावनाओं का कोई भी महत्व नहीं होता उसके अंदर। और जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की भावनाएं मैटर करती हैं, यानी बच्चे की मनोविज्ञान की स्थिति जानकर उसे शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षक प्रधान शिक्षा में बिल्कुल उल्टा होता है, यानी शिक्षक अपने हिसाब से शिक्षा देता है बच्चों को, तो उसे क्या कहा गया, शिक्षक प्रधान शिक्षा। तो जो हमारे रूसो थे, हर्बार्ट थे, फ्रोबेल थे, मेरिया मॉन्टेसरी थे और जो डाल्टन थे, उन्होंने क्या किया, शिक्षक प्रधान शिक्षा का क्या किया, विरोध किया और बालक केंद्रीय शिक्षा का क्या किया, समर्थन किया। अब जो डाल्टन पद्धति है उसमें क्या कहा गया, एक तो स्वतंत्रता पर बल दिया गया, और एक सहानुभूति पे। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि बच्चे को क्या होनी चाहिए, पढ़ते वक्त स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी उसमें सहानुभूति की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। यानी हमने पढ़ा कि सहानुभूति क्या होता है, एक प्रकार का संवेग माना जाता है, तो बच्चे को स्वतंत्रता और सहानुभूति मिलनी चाहिए। ये डाल्टन पद्धति के अंदर बताया गया। ठीक है, फिर है फ्रोबेल के शिक्षा संबंधी विचार। अब फ्रोबेल के बारे में हमने पढ़ा, उसने बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा विहार केंद्र खोले, ब्लैकेनबर्ग गांव में खोला, और भी कई जगह उसने शिक्षा विहार केंद्र खोले। जर्मन सरकार ने उसके विचारों को नहीं माना तो उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी शिक्षा के लिए क्या विचार थे, उसके लिए यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे एक तो एकता का नियम और एक विकास का नियम। एकता का नियम और विकास का नियम, ये दोनों किसने बताए, फ्रोबेल ने बताए कि उसके शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। अब वो क्या सोचते थे कि कोई भी शिक्षा अगर बच्चा प्राप्त करता है तो बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, यानी कि साथ मिलकर चलने की भावना होनी चाहिए, अपने सहपाठी की मदद करने की भावना मिलनी चाहिए बच्चे में। और विकास का नियम, यानी कि विकास करने की बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, एक ललक पैदा होनी चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा के महत्व पर ज्यादातर एकता और विकास के ऊपर बल दिया। बाकी तो आपको पता ही है कि उनका जीवन बहुत दुखमय रहा है, तो उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारे
कार्य किए हैं। किंडरगार्टन परियोजना आपको पता ही है, या फिर पत्ती कह लो आप, वो भी उनकी देन है। फिर देखो आगे, फिर है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन का अर्थ होता है कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी, मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी पाठ पढ़ लिया आपने, उसका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है या फिर निरीक्षण किया जाता है। अब विश्लेषण और निरीक्षण का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने पाठ पढ़ा है उसकी जांच की जाती है, यानी कितना वो याद है कितना नहीं है। ये किसके अंदर आएगा? आगमन विधि के अंदर आएगा। एक थी अधिगम और एक थी आगमन। अधिगम थी यानी कि जानने की, सीखने की प्रक्रिया, और आगमन क्या होगी? जांच करने की प्रक्रिया। यानी कि विश्लेषण और निरीक्षण आगमन विधि के अंदर आएंगे, ये सीखने की प्रक्रिया और जानने की प्रक्रिया अधिगम के अंदर आएगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अधिगम यानी कि जानना, आगमन यानी कि विश्लेषण या निरीक्षण करना। ठीक है। फिर अगली विधि जो है वो है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक जो विधि होती है, प्रयोगात्मक विधि के अंदर क्या होता है, यानी कि मान लो हमने कोई भी चीज पढ़ी है, मान लो आप, हमने दही जमाने के बारे में पढ़ा है, दूध का हम दही बनाते हैं, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन से विषाणु के कारण दही जमता है। ठीक है, ये हमने आज कक्षा में पढ़ा। अब आप जाके घर पे क्या करते हो? उसी चीज को प्रयोग में लाके देखते हो, यानी वही सेम चीज आप क्या करते हो? करके देखते हो। यानी दूध से दही बनाने की आप कोशिश करते हो या उसे प्रयोग में लाके देखते हो, तो उसे क्या कहा गया? प्रयोगात्मक विधि कहा गया, जो कि क्या करती है? बच्चे की रुचि को बढ़ाती है, यानी बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। बच्चा कोई भी काम के लिए प्रयोग करके देखता है तो उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ जाता है, और क्या होता है? उसके ज्ञान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी अब देखो, उसने दही जमाना सीखा, फिर उसकी क्या हुई? रुचि बढ़ी, तो उसे एक ज्ञान हो गया कि दही कैसे बनता है। अगले दिन वो कोशिश करेगा कि इससे लस्सी कैसे बनती है, तो उसके ज्ञान में क्या होती है? दिन ब दिन वृद्धि होती है। फिर इससे आगे देखो, विवरण तथा वर्णन में अंतर। विवरण और वर्णन में अंतर, यानी इन दोनों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। अब देखो, विवरण, अब जो विवरण होता है ना, वो संक्षिप्त होता है, यानी छोटे रूप में पाया जाता है। ऐसे मान लो आपकी विवरण बहुत छोटे रूप में पाया जाता है, और जो वर्णन होता है वो बहुत ही क्या होता है? विस्तृत होता है और बड़े रूप में पाया जाता है। यानी एक तो आप देखते हो कि 2 लाइन के अंदर मिलता है, वो क्या होता है? विवरण। और एक आप देखते हो पूरे एक पेज के अंदर आपको मिलेगा देखने को, वो क्या होता है? किसी भी चीज का वर्णन। और इसमें क्या होता है? स्पष्टीकरण पाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें स्पष्टीकरण कभी कभी किया जाता है, सॉरी, कभी कभी किया जाता है, कभी कभी स्पष्टीकरण किया जाता है, और इसमें स्पष्टीकरण आमतौर पे पाया जाता है। इसमें कभी कभी किया जाता है और इसमें आमतौर पर पाया जाता है। फिर देखो, वर्णन जो है वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसके अंदर तर्क भी पाया जाता है और मनोविज्ञान के तथ्य भी पाए जाते हैं। और
विवरण के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो विवरण होता है ना, वो क्या होता है, सिर्फ मौखिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। ज्यादातर क्या किया जाता है, मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और वर्णन जो होता है वो ज्यादातर क्या किया जाता है, लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इसके अंदर तो क्या होगा, सिर्फ मौखिक। इसके अंदर क्या होगा, लिखित और मौखिक दोनों होंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी वस्तु है उसको चित्र के साथ क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन विवरण के अंदर चित्र को प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। विवरण सिर्फ संक्षिप्त होता है, तो इसके अंदर चित्र नहीं पाएंगे। और इसके अंदर चित्र आपको देखने को मिलेंगे, यानी कोई भी चीज है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, फिर उसको डायग्राम के साथ क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। फिर जो विवरण है वो क्या होता है, विश्लेषणात्मक होता है। और जो वर्णन होता है वो संश्लेषणात्मक होता है, ठीक है। यानी ये विश्लेषण पर आधारित है और वो संश्लेषण पर। संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी हम संश्लेषित यानी सुधार कर सकते हैं। और विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है कि इसका सिर्फ परिणाम निकलता है, इसमें हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते, नया कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जबकि वर्णन में हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर है प्रश्न पूछने का महत्व, यानी प्रश्न पूछने का क्या महत्व होता है। अब आप सभी को पता है कि प्रश्न पूछने का क्या महत्व होता है। यानी अगर बच्चे द्वारा कोई भी चीज को पढ़ लिया जाता है, उसको याद कर लिया जाता है, लेकिन पता कब चलता है कि उसको कितना याद हो रहा है, कितना याद नहीं हो रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम उससे प्रश्न पूछेंगे। या फिर कोई टेस्ट पेपर पे हम टेस्ट लेते हैं, तभी बच्चे का पता चलता है कि उसकी तैयारी कितनी हुई है, उसने कितना याद किया, उसने कितना सीखा है। तो यही है प्रश्न पूछने का महत्व है। हम आम भाषा में बोले तो बच्चे को कितना याद हो रहा है ये देखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आम भाषा में इसकी ये परिभाषा आप किताब के अनुसार देखो, पाठ्य सामग्री को सरल तथा स्पष्ट करने का प्रश्नों का विशेष महत्व है। यानी पाठ के अंदर जो भी दिया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, पाठ्य सामग्री। उसको स्पष्ट या सरल करते हैं, स्पष्ट या सरल करने के लिए प्रश्न का महत्व होता है। यानी इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। और बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिप्रेरित कैसे होते हैं बच्चे, मान लो अभी एक क्वेश्चन पूछा और एक बच्चे ने बता दिया, दूसरे को नहीं आया, तो जिसने वो बताया है उससे दूसरा बच्चा क्या हुआ, अभिप्रेरित होगा। यानी उस बच्चे को जब शाबाशी मिलेगी तो दूसरा बच्चा भी याद करने के लिए अभिप्रेरित होगा। यानी मैं भी बताऊंगा तो कक्षा में मुझे भी शाबाशी मिलेगी, उस चीज के लिए बच्चा क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। इसीलिए कहा गया कि प्रश्न पूछने से बच्चों को अभिप्रेरणा मिलती है और बच्चा अभिप्रेरित होता है। अब रुचि व जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो बच्चे के अंदर क्या होती है, रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी उसका इंटरेस्ट बनता है और उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है उस पाठ के बारे में और जानने के लिए। फिर है पूर्व ज्ञान की जांच, यानी उसके पहले ज्ञान की जांच हो जाती है। यानी पहले उसने कितना याद किया इस चीज की जांच हो जाती है। नवीन अनुभव से जोड़ना, यानी कि उसे नई नई चीजों का क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। फिर है कठिनाई ज्ञात करना, यानी कोई भी कठिनाई आती है उसको ज्ञात करते हैं। सहयोग की भावना विकसित होती है, ठीक है। और उसे क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। यानी वो कोई भी काम कर रहा है और उसको कितना याद हुआ ये उसे पता चल जाएगा, तो उसे सहयोग मिलेगा। मान लो उसने 50% याद किए, ठीक है, हमने पूछे तो उसको कितने याद थे, 48 याद थे। तब उसको पता चलेगा कि दो तो तेरे याद हुई, इनमें से दो की क्या हो गई,
कमी आ गई, यानी 50 याद किए हुए 48 यानी 2 की कमी आई, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज पर सुधार करेगा। उसे क्या मिला, सहयोग मिला, प्रश्न पूछने से उसे सहयोग मिला। ठीक है, फिर देखो बोध का मूल्यांकन होगा कि उसे कितना ज्ञान है। मानसिक उपलब्धि का पता चलेगा कि उसकी मानसिक उपलब्धि कितनी है, वो कितनी देर में याद कर लेता है और उसे सही से याद हुआ है कि नहीं, ये भी उसे प्रश्न पूछने के दौरान ही पता चलता है। फिर है ध्यान केंद्रित करना, यानी प्रश्न पूछते वक्त बच्चा क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। और उसकी जो झिझक है, यानी जो भी एजिटेशन है, वो नर्वसनेस है, वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी कक्षा में अगर हम खड़े होकर कुछ भी बताते हैं तो हमारी एजिटेशन जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। फिर है उत्तर का महत्व। अब उत्तर का महत्व क्या होता है, प्रश्न के महत्व पढ़ लिए तो उत्तर के महत्व तो आप अपने आप समझ जाओगे। इसका सब कुछ रिलेटेड ही होता है, उपलब्धि का ज्ञान होता है, शक्तियों का विकास होता है, मानसिक स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर है व्यवस्थित विचार, भाषा परिमार्जन। अब भाषा परिमार्जन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाषा परिमार्जन का मतलब क्या होता है, परिमार्जन का मतलब क्या होता है, परिमार्जन का मतलब होता है कि कोई भी चीज में सुधार होना। व्यवहार में परिमार्जन कौन करती है, शिक्षा। और भाषा में परिमार्जन कौन करता है, उत्तर करता है। यानी कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो भाषा में क्या होता है, परिमार्जन होता है। ठीक है, भाषा की परिमार्जक कौन है, उत्तर है। और शिक्षा का, सॉरी, व्यवहार का शिक्षा। ठीक है, फिर है झिझक समाप्त करना, यानी झिझक कम हो जाती है। कमियां दूर करना, यानी बच्चे के अंदर जो जो कमियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। फिर है भूल सुधार, यानी बच्चे से उत्तर बताते वक्त जो भी भूल हुई है उनमें क्या होगा, सुधार होगा। क्योंकि आज उसने कक्षा में भूल की है तो वो घर जाके फिर से याद करेगा, फिर से याद करेगा तो पेपर में क्या होगा, उसकी भूल में सुधार हो जाएगा। फिर है उत्तर देने से पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी जो भी उसने याद किया है वो उत्तर देने से उसे दोबारा पढ़ने से याद हो जाता है। कमजोर बालकों का पता लगाना, यानी कि बच्चा जब भी उत्तर देता है तो उसका उत्तर कितना सही है कितना गलत है, उससे क्या होता है, अगर सही उत्तर है तो हम समझ जाएंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, और अगर गलत उत्तर बताया उसने या फिर वो नहीं बता पा रहा है तो इसका अर्थ क्या है, वो बच्चा क्या है, कमजोर है। फिर है शिक्षा का मूल्यांकन। अब जो शिक्षा का मूल्यांकन है ना, वो उत्तरों के द्वारा शिक्षण का भी मूल्यांकन होता है। शिक्षण का मूल्यांकन कैसे होता है कि जो भी टीचर पढ़ाता है वो जब उससे प्रश्न पूछता है और वो उत्तर देता है तो उसे पता चलता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। समझ गए, ये होता है शिक्षा का मूल्यांकन। फिर सुकराती विधि आती है। अब सुकराती विधि के अंदर क्या है, प्रश्न पूछना, ज्ञात की अज्ञात की ओर बढ़ना और स्व शिक्षण। यानी जो सुकराती विधि है, इसके कौन कौन से चरण हैं। पहली बात तो जो सुकराती विधि है वो किस पर आधारित है, तो सार्वभौमिक सत्य पर, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित है। फिर है इसके अंदर कौन कौन से चरण आते हैं, तो इसके अंदर पहला चरण जो हमने अभी पढ़ा वो है प्रश्न पूछना, वो भी इसके अंदर आएगा। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि शिक्षा की ओर जाना, शिक्षा प्राप्त करना। और स्व शिक्षण, स्व शिक्षण का मतलब होता है यानी खुद ही खुद को टीचिंग गाइडलाइन देता है, यानी खुद से ही कोई चीज अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करता है। मन में करो या फिर बोल के करो, वो चीज मैटर नहीं करती। स्व शिक्षण के अंदर क्या होता है कि जो भी हम टॉपिक समझ लेते हैं ना, उसको हम चलते चलते मन मन में कैसे भी याद करते हैं, वो क्या होता है, स्व शिक्षण होता है। यानी हम खुद को या फिर हमारे माइंड को सिखा रहे हैं उस चीज को। ठीक है, फिर है सुकराती विधि के लक्षण। ऐतिहासिक और भौगोलिक बातें बताई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको है ना
प्रश्न पूछने की गलत आदत पड़ जाती है, यानी कि वो जो प्रश्न पूछते हैं ना वो व्यर्थ के प्रश्न होते हैं, यानी कि व्यर्थ की बातें। आपने देखा कई बच्चे जो हैं वो क्लास में व्यर्थ के प्रश्न पूछते हैं। और सुकराती विधि के अंदर क्या होता है कि बच्चों को व्यर्थ के प्रश्न पूछने की गलत आदत पड़ जाती है। और इसमें क्या होता है, ऐतिहासिक और भौगोलिक बातें बताई जाती है। ऐतिहासिक यानी पुरानी, और भौगोलिक यानी भूगोल से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं। अब व्यर्थ का प्रश्न किसा है, जी हाँ, कुछ भी पूछ लो थे। मान लो एक बच्चों है, वो आपा पढ़ा रहे हैं तो वो यहाँ कहो थे अब क्यों पढ़ा रहे हो, तो कद पढ़ावा भाई, यो है व्यर्थ को क्वेश्चन। यानी टीचर कभी भी पढ़ावे ए चीजों के लेना देना है भी, लेकिन वो पूछे ए चीज की मावे सुकराती विधि मावे। ठीक है, आ चीज याद रखियो। फिर है और तो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं, शिक्षा तथा शिक्षण में अंतर, यो देख लो शिक्षा और शिक्षण में क्या क्या अंतर है। शिक्षा और शिक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है। पहली तो सीधी सी बात यही है, शिक्षा को अर्थ तो है कि कोई भी चीज सीख रहे हैं, बाकी है शिक्षा। और शिक्षण को अर्थ है कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, किन भी सिखा रहे हैं, वो क्या है शिक्षण। किसी भी प्रकार मान लो कोई भी काम जुड़े रहो, अगर आप बिन सिखा रहे हैं तो वो क्या है शिक्षण है। वो शिक्षण मौखिक लिखित किसी भी उसका है। ठीक है, फिर है इसमें क्या दियो है, जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी नामक कोई वैज्ञानिक है, जॉन डीवी नाम से, उन्होंने इनके बारे में क्या शिक्षा और शिक्षण के बारे में बताया है। देखो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया बताई इन्होंने। इन्होंने क्या बताया, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया। अब सामाजिक प्रक्रिया कैसे है कि समाज में हो रही घटनाओं का ज्ञान भी हमें किससे होता है, शिक्षा से होता है। तो इसे क्या बताया इन्होंने, सामाजिक प्रक्रिया बताया जॉन डीवी ने। फिर है एस एस मैकेंजी, एस एस मैकेंजी, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बताया। देखो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। अब जीवन पर्यंत चलन वाली तो हम इन बतायो पे छठे लेसन में बतायो नहीं, कण बतायो करो एवं करो कि ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चले या जीवन पर्यंत। और व्यक्ति के अनुभव से इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसे अनुभव होता है, तो शिक्षा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी उसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, फिर है शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, शिक्षण के अंदर बालक, शिक्षक, समाज अथवा पाठ्यक्रम के बीच का एक संबंध। जब बालक अपनी समस्त शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। यानी शिक्षण के अंदर कौन कौन आते हैं, एक तो आता है बालक, बालक तो चाहिएगा नहीं सिखावा किनका। फिर आवे शिक्षक, अब शिक्षक बिना पढ़ावे कौन, शिक्षक तो चाहिए भाई। फिर है समाज, समाज बिना कौन कमेंट मारेगो, अन्य तो जरूरी है लेना है तो आवेगा भाई, अन बिना कमेंट कौन पास करेगा भाई। बच्चा पढ़ रहा है कोनी, शिक्षक सही पढ़ा रहे हैं कोनी, कमेंट पास करने को काम समाज को है। तो शिक्षण विधि में अपन बालक, शिक्षक और समाज तीन चीजों को शामिल किया है। समाज ने ना भूल जियो, समाज ने तो बिया तो इग्नोर रखना है समाज ने, लेकिन अठे ना भूल जियो शिक्षण में। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया जाने अथवा अनजाने दोनों ही रूप में चलती है। अब जाने अनजाने दोनों रूप में कैसे चलती है, क्योंकि कोई भी चीज आपा जरूरी थोड़ी है बिन बोलना कि यह चीज अपन सीखा। मान लो कोई भी व्यक्ति है वो एक काम कर रहे है, आपा बैठे बैठे बिन देख रहे हैं, बिन थोड़ी बेर हो सीख रहे हैं, लेकिन वो तो मतलब आपा तो सीख रहे हैं अभी हूँ, बाकी होगी अनजान रूप में शिक्षण, अनजान रूप में शिक्षण की विधि हो गई वो। और जान की आप किया करा, यानी आप क्लास में आ जाओ तो टीचर ने बेरो है बच्चा सीख रहा है, वह क्या है पूर्ण रूप से जानकारी से शिक्षण की विधि। और या अनजान रूप होगी, जी मैं एग्जांपल दियो थाने, यानी थारी मम्मी चाय बना रही है थे पास खड़े होके देख रहे हो,
थे सीख ली। मम्मी थोड़ी बेरो या चाय बनानी सीख रही है, थे तो यही खड़े हो आराम हो, लेकिन थे कुछ ना कुछ सीख तो रहे हो। बाकी होगी अनजान शिक्षण की विधि। फिर है औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति आदि सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। शिक्षण करते समय शिक्षक के सामने कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हाँ भाई उद्देश्य तो है, क्योंकि शिक्षण करते समय शिक्षक कहने के क्या उद्देश्य है उसका, कि बच्चा ने इतना नंबर लेके आना है, मतलब कोई भी उद्देश्य उसका है। जरूरी थोड़ी है कोई भी उद्देश्य उसका, बिंगो कोई भी मोटिव हो उसका है, समझ गया। जी हाँ, कोई भी बच्चों पढ़ रहे है, मान लो ट्यूशन कर रहे है, तो टीचर का उद्देश्य होगा भाई इनका टेस्ट में बढ़िया नंबर आना चाहिए, नहीं तो इनका घर का क्या थे मार लो छोर की कौन पढ़ायो सिखाए कौन की ने। ठीक है, तो टीचर कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर चलता है। ठीक है, फिर देखो यदि शिक्षक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है तो इसका शिक्षण सफल माना जाता है। यानी अगर शिक्षक का उद्देश्य है वो सफल हो गया, उद्देश्य सफल हो जाता है, तो उसका शिक्षण क्या होता है, सफल होता है। यानी शिक्षक का उद्देश्य सफल होने पर ही उसका शिक्षण सफल माना जाता है। यहाँ तो कोई फायदो को नहीं, बता के चल जाओ अगर भी को शिक्षण सफल ना हो तो क्या फायदो है, फिर कोई फायदो को नहीं भी चीज को, तो व्यर्थ है वह तो शिक्षा फिर। अन्यथा असफल प्रशिक्षण के द्वारा बालकों को केवल पाठ्यक्रम से परिचित कराया जाता है। शिक्षण औपचारिक रूप से किया जाता है, इसके परिणाम भी निश्चित होते हैं। यानी कि अगर बिना उद्देश्य का या फिर असफल प्रशिक्षण के द्वारा टीचर बच्चा ने पढ़ा रहे है तो बिना परिणाम के लिखेगा, खराब ही होगा परिणाम तो। ठीक है, और सिर्फ बच्चा ने क्या होगी, पाठ्यक्रम की जानकारी होगी और बाकी कोई नॉलेज को मिले बच्चे ने, सिर्फ यहाँ पे बटेगा हाँ भाई अपने यो चैप्टर है इनके अंदर ये चीज ले रखी, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज को मिले। जबकि सफल शिक्षण में क्यों है कि बच्चों दो चार बात एडिशनल और सीख ले भी टॉपिक। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब वो सातवां चैप्टर जो है नहीं वो तो हो गया अपना कंप्लीट। सातवें चैप्टर में इतना ही हो, लास्ट पॉइंट यही हो शिक्षा और शिक्षण में अंतर। अब आठवां चैप्टर जो है ना वो आप अगली वीडियो में शुरू करांगा, जिसको नाम के है शिक्षण की विधियां। यानी शिक्षण की क्या विधि है आप आठवें चैप्टर में पढ़ांगा। तो आप ऑनलाइन क्लास में आप बात करा तो छठा चैप्टर हो गया पूरा, सातवां मान लो आज वीडियो होगी और डाल देंगा। आठवां चैप्टर बचे है वो ज्यादा दो वीडियो में हो जाएगा। फिर आप कौन सो करावांगा, पहला स्टार्ट करा, चलो देखांगा बाद की बात में देखी जाएगी, पहला स्टार्ट करा या फिर पांचवा चैप्टर है वो करावा वह बाद में देखांगा। फिलहाल तो थे रिलैक्स करो पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं थाने बताई दी, एक दिन अलग वीडियो बना देंगा भाई, जो ऑब्जेक्टिव टाइप तारे क्वेश्चन आओगा उनकी एक दिन अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत को नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आराम पढ़ो। ओके, मिलांगा अगली वीडियो में।